हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि हम क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है बेसिकली कि अगर दो जो चार्ज हैं अगर वो स्थिर हैं और बिंदु आवेश है, उनके मध्य में जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का कूलाम बल भी कह देते हैं या कूलाम का नियम कह देते हैं। देखिए, दो जो चार्ज होंगे वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या हुई, डिस्टेंस होगी जिसको हमने आर मेजर किया था और इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको ही हम कूलाम फोर्स का नाम दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि कूलाम फोर्स में कुछ की पॉइंट्स है या फिर हम ऐसे देखें कि वो किस किस पर निर्भर करता है। ऐसे एक दो चीज आज देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको बताए थे, कुछ ग्राफ्स हमने देखे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, परावैद्युतांक देखेंगे। या फिर एक टॉपिक है कि अगर देखो, कल जब हमने कूलम का नियम पढ़ा था तो हमने देखा था कि दोनों जो बिंदु आवेश थे वो किस में रखे हुए थे, निर्वात में रखे हुए थे, या हम बोले सिंपली कि हवा में रखे हुए थे, वायु में रखे हुए थे। अगर उन दोनों आवेशों के बीच में हम किसी माध्यम को रख दें, माध्यम मतलब कि उन दोनों आवेशों को मैं पानी में रख देता हूँ या फिर एक कांच की स्लैब लेता हूँ और उसको उनके बीच में रख देता हूँ, तब क्या होता है। तो आइए आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक भी हमारा यही रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने कूलाम का नियम ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने क्या देखा था कि जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक कांस्टेंट भी पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R। कल हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था या फिर देखा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कूलाम बल है इसके हमने यूनिट एंड डायमेंशंस भी देखे थे। अब हम बात कर लेते हैं ये किस किस पर निर्भर करता है। एक तो ये जो कूलाम बल होगा, ठीक है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कल देखे थे ये दो आवेश Q1 और Q2 और इसको हमने ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाया था, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा होगी, उसके अनुदिश ही ये जो बल है वो कार्य करता है। और दूसरी बात क्या है, ये जो बल है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि देखो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दोनों आवेश स्थिर व बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि इसमें आवेश स्थिर होने चाहिए, इसमें बिंदु आवेश होने चाहिए। ये मैंने एक ही लाइन में आपको बता दिया है। तो कल हमने यहाँ तक बात की थी, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लिख भी सकते हैं और नॉर्मल मैंने आपको बताया भी था कि अगर माध्यम कैसा है, इनके बीच में एयर है, वैक्यूम है या फिर कोई मीडियम रखा हुआ है, उस पर ये डिपेंड करता है। आज जो हम बात करेंगे वो इनसे आगे की बात करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, इसे कूलाम बल तो कहते ही हैं, और क्या कह देते हैं। देखिए, हमने जब इलेक्ट्रोस्टेट की डेफिनेशन देखी थी तो क्या देखी थी कि स्थिर आवेश है ना, इसमें भी क्या है, स्थिर आवेश है और उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, इसको हम ये बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल मैंने देखो ग्राफ भी बताई थी, ग्राफ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में एफ आर पर और एफ और 1/r²। एफ और आर पर क्या है,
व्युत्क्रमानुपाती है और ये एफ 1/r के समानुपाती है। तो इस तरह से हमने कल दो ग्राफ भी आपके सामने लिखे थे, बनाए थे, जो वो हमने काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर एफ है उसकी वैल्यू घटेगी अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी। कि यहाँ था एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है, और यहाँ भी एफ समानुपाती 1/r², ठीक है। ये देखिए 1/r है इसलिए स्ट्रेट लाइन, ये केवल आर है इसलिए ऐसा कर्व बनेगा। क्योंकि मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर दोनों आवेशों के बीच में हम दूरी बढ़ाएंगे तो बल स्वाभाविक सी बात है घटेगा, अगर दोनों को पास लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बल की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। आज हम बात करेंगे इसमें आगे कि ये बात थी, और इससे आगे भी हमने फॉर्मूला देखो ये देखा था एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी मैंने 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको मात्रक जरूर याद रखें, के की वैल्यू भी हमने देखी थी। और एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या बताया था, निर्वात की विद्युतशीलता, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब जब ये वैक्यूम था तब यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया। अब हम बात करेंगे कि यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम स्थित हो, या फिर हम बोले कि अगर हम कोई माध्यम भर दें तब क्या होने वाला है। ये थी कल की बात जो मैंने फास्टली क्या कर दी, रिवाइज कर दी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी या कम देखी थी या फिर चलते चलते देखी थी तो वो चलते चलते का मतलब इतने ध्यान से। तो देखिए यहाँ मैं कूलम बल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब बात करते हैं हम, यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित हो। कहने का मतलब ये जैसे Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इसके मध्य में मैं कोई माध्यम रख देता हूँ, मीडियम रख देता हूँ, ठीक है, इनके मध्य में कोई माध्यम रख देता हूँ और इनके बीच की दूरी वही क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। और ये माध्यम की विद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या था, एफ एक निर्वात, ठीक है। एफ निर्वात की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। के भी लिख सकते हैं, ये निर्वात। और जब माध्यम उपस्थित होता है तब क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन यहाँ क्या है, माध्यम की परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये तो हमने कल पढ़ा था निर्वात का। अब अगर माध्यम में हो तभी हो जाता है। अब इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एवं 2 से इनको डिवाइड कर देता हूँ। देखिए एफ निर्वात अपॉन एफ मीडियम क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ये इससे क्रॉस हो जाएगा, 4 पाई से हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, तो 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। क्लियर। अगर मैं 1 से 1 क्रॉस करूं तो क्या बचेगा, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम।
तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस में हो जाता है, आप ऐसे हो जाएगा, देखिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, मैथ है सिंपल। अब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर के बराबर, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको कई बुक्स में कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। यहाँ जो हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल के, जिसकी वैल्यू 9.9 इंटू 10⁹, लेकिन इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इंग्लिश में बोले आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कब? कि जब माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। यहाँ तक आपको समझ में आया है? अब मैं अगर इससे रिलेशन निकालना चाहूँ तो एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन आर, ये रिलेशन आ जाएगा, और मेनली हमें यही रिलेशन क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। मैं इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करूंगा, इसको कैपिटल के से भी कई बुक्स में डिनोट कर रखा है, ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया क्या, कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी मैथ थी जो हमने की है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे कि अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब हम किसकी बात करेंगे? फोर्स की वैल्यू की, ठीक है। फोर्स की बात करते हैं। अब देखिए एफ निर्वात 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ माध्यम में हम क्या लिखते थे? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह मैं अगर ये लिख देता हूँ एफ माध्यम इजकल टू 1/4πε0 एफ इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इसमें मैं निर्वात की वैल्यू रखूं तो एफ माध्यम मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो एफ निर्वात बट्टे एप्सिलॉन आर आना चाहिए। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि अगर किसी माध्यम में वो पूछता है और एफ निर्वात में हमें बल दे रखा है तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन आर का उससे में डिवाइड कर देंगे, तो एफ माध्यम में उसकी वैल्यू आ जाएगी। कई बार क्या होता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य 50 न्यूटन का बल कार्यरत है। अगर उनके मध्य 5 परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या आ जाता है कभी, यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य 50 न्यूटन का बल कार्यरत है, यदि इनके मध्य 5 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? यही एफ माध्यम पूछ रहा है, एफ
निर्वात दे रखा है और परावर्तितांक की दे रखा है। एफ निर्वात कितना दे रखा है 50 और एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 5, तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर हम देखिए दो आवेश से ये निर्वात में तब बल लग रहा है 50 और जब मैं मीडियम रख देता हूं तो बल लग रहा है 10। इसका मतलब माध्यम को रखने पर जो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है। और अगर हम यहाँ से रिलेशन भी देखें तो क्या होता है एफ अपॉन 1/एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बल की वैल्यू उतनी ही कम लगेगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो इस चैप्टर को आप सिंपली दो चुंबक के उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले चुंबकों के बीच में कुछ नहीं था तो उनके बाद में बल ज्यादा लग रहा था। अब अपने हाथ को रख देते हैं दोनों चुंबकों के बीच में तो इतनी तेजी से अट्रैक्ट हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो यही सेम आवेशों की कहानी है। अब बात कर लेते हैं एप्सिलॉन आर पर। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता पर, ये आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि माध्यम में बल 20 न्यूटन है, निर्वात में बल 100 न्यूटन है, तो माध्यम का परावर्तनांक ज्ञात करो। तो यहाँ 20 और 100 डिवाइड कर देंगे तो माध्यम की 5 आ जाएगा। ये छोटे मोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अब बात कर लेते हैं एप्सिलॉन आर जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन यहाँ से बात करें एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या है? निर्वात की विद्युत। तो होता क्या है अगर हम बात करें अपेक्षित विद्युत, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब इसकी बात आती है यूनिट एंड डायमेंशन की, कि इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। देखिए ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है। जो यूनिट इसकी होगी वही इसकी होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो सेंटीमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी भी सेंटीमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगी तो यूनिट जीरो। ठीक है, और जब यूनिट जीरो होगी तो डायमेंशन होगी ही नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इनको हटाकर या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी बल और बल का है न्यूटन बटे न्यूटन, या फिर इसके भी मात्रक से देख सकते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं ऊपर भी विद्युतशीलता है नीचे भी विद्युतशीलता है। जब ऊपर और नीचे दोनों एक सी राशि होंगी तो दोनों की मात्रा कट जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम? आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ये आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हमने नॉर्मली बात की थी किसकी? कूलाम बल की। स्टार्टिंग में जब कूलाम बल की बात की थी तो वो निर्वात में बात की थी। हमने कल भी देखा था कि हमने निर्वात में जो कूलाम बल होता है उसके बारे में बात की थी। फिर हमने थोड़ा आगे देखा कि अगर उनके मध्य कोई माध्यम रखा होता है तब क्या होता है। माध्यम रख के देखा तो हमें एक नई जो क्वांटिटी है वो मिली। वो कौन सी मिली? आपेक्षिक विद्युतशीलता मिली। आपेक्षिक विद्युतशीलता को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है? तो माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन वो कई बार ये पूछ लेता है कि अपेक्षित विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या है, या फिर ये फॉर्मूला पूछ लेता है कौन सा फॉर्मूला सही है। नीचे लिख के देता है अपेक्षित विद्युतशीलता का सूत्र है, तो 4 सूत्र दे देगा।
या फिर वो ये पूछ लेता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगी, तो हमें याद रखना है अगर जिसके आगे आपेक्षिक लग गया, आपेक्षिक का मतलब वो किसी न किसी से तुलना कर रहा है, ठीक है, तुलना कर रहा है तो मतलब ऊपर विद्युतशीलता, नीचे विद्युतशीलता, ऊपर माध्यम की नीचे निर्वात की, तो तब क्या होगा, इसकी जो मात्रक है एंड विमा है दोनों क्या होंगी, ये मात्रकहीन होगी और विमाहीन होगी। ये क्या कर रहा है, नॉर्मली कंपैरिजन कर रहा है कि निर्वात में कितनी होगी और माध्यम में कितनी। यहाँ तक ये जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज इस कूलाम बल को मतलब थ्योरी इसकी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज इसको थोड़ा सा आगे चल के कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें बचा क्या है, बचा तो इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, पर हम थोड़ा सा और देख रहे हैं। क्या, देखिए अब बल कैसी राशि है, बल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और कूलाम बल में हमने कहीं वेक्टर लगाया नहीं, तो अब हम क्या देखेंगे, कूलाम बल का सदिश रूप। ठीक है, जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कूलाम बल का सदिश रूप। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक ग्राफ सा बनाते हैं, ये देखिए Q1, ये देखिए Q2, अब इनके स्थिति सदिश बनाते हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, इन पर जो बल लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। मान के चलते हैं ये दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के, तो एक दूसरे के विपरीत F12 और F21। F12 क्या है, 1 पर 2 के कारण जितना फोर्स लगेगा, और 21 क्या है, 2 पर 1 के कारण जितना फोर्स लगेगा, मतलब दूसरे आवेश पर पहले के कारण जितना फोर्स लग रहा है, पहले आवेश पर दूसरे के कारण कितना। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश आप क्लास 11 में पढ़ के आएंगे, मैं बता देता हूँ कि अगर किसी पोजीशन से, किसी ओरिजिन से किसी की पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे इसकी स्थिति बता रहा है R1, इसकी बता रहा है R2। अब देखिए हमने पढ़ा था F के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अगर मैं इस पर वेक्टर लगाऊं तो देखिए यहाँ पे पढ़ के आए होंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का परिमाण और ए का कैप, और ये क्या बताता है, दिशा को, और ये क्या बताता है, परिमाण को। और मैंने बताया था इस बल की जो दिशा होती है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होती है, मतलब आर के, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंपली आर कैप लग जाएगा। ये इसका हो गया सदिश निरूपण। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें, जैसे देखिए ए कैप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन ए लिख सकता हूँ। सिंपली देखना आपको, ये आपने पढ़ा है, परिमाण बताता है, तो ए कैप को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन ए। तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ लिखना चाहूँ, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अलग अलग की बात कर लेता हूँ, जैसे F12 की, ये मैंने आपको सिंपल यहाँ से बताया, हमें मेन फॉर्मूला इससे काम करना है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर। अब देखिए 1 2 मतलब 1 पर 2 के कारण, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 2, ये क्या हो गई, R12 है। ठीक है, तो R12। ठीक है, F21 की बात करें तो के Q1 Q2 अपॉन R21 और R21। अब देखिए जब पहले के कारण लग रहा था, पहले पे लग रहा था, दूसरे तो इधर ही जो फोर्स लग रहा है इधर ही तो इसको प्रतिकर्षित करेगा एग्जैक्ट, और जब मैं पहले के कारण दूसरे पे देखूंगा तो ये इधर लग रहा है, तो जो R21 है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। दोनों बात समझना, 1 2 मतलब 1 पर 2 के कारण तो इस दिशा में लग रहा था, जब R21 मतलब 2 को 1 प्रतिकर्षित कर रहा है तो इधर ही तो करेगा, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। ये बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई।
अब मैं R12 और R21 की वैल्यू देखूं, तब देखते हैं क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया। R12 है क्या एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ देखिए एक वेक्टर ये, ठीक है, एक वेक्टर ये R1 R2 ऐसे ही। अब मैं 1 2 की बात करता हूं तो ये, और आप सदिशों का त्रिभुज नियम पढ़ के आए होंगे, तो क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। होगा या नहीं होगा। और जब 2 1 की बात करेंगे तो ये इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जब क्या हो जाएगा, ये R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अगर यहाँ से मैं 1 2 देखूं तो क्या होगा, R12 R1 माइनस R2। यहाँ से देखूं मैं R21 तो क्या हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है। अगर मुझे R12 इन दोनों में अंतर क्या है कि देखिए, अगर मैं R21 को क्या लिख दूं, माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके। अब ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिख सकता हूँ, R12 बराबर माइनस R21 लिख सकता हूँ माइनस करके। ये समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ F12 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूँ। अगर इतना भी ना लिखना चाहें, आप सिंपल ही लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ R12 वेक्टर, और अगर F21 लिखना चाहूँ तो मैं माइनस करके क्या लिख सकता हूँ, KQ1 Q2 अपॉन R12 R12 के, क्योंकि मैंने 2 1 की जगह क्या लिख दिया है, माइनस, माइनस लगा दिया और लिख दिया। तो क्या रिजल्ट निकल के R12 इक्वल टू माइनस F21, ये रिजल्ट निकल के आया। कि यहाँ भी देखिए परिमाण क्या है, सेम भाई, ये दूरी तो यही रहेगी, यही तो चेंज हो रहा है, नोटेशन ही दूरी तो सेम रहेगी। तो इससे क्या पता लगता है कि जो बल है वो दोनों उपकरण समान लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, विपरीत में। जब हम 1 पर लगाएंगे तो ऊपर की साइड, 2 पर लगाएंगे तो नीचे। मतलब जो बल है उसका परिमाण सेम रहेगा, लेकिन दिशा अलग अलग रहेगी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखना, तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। और ये हमने कहाँ से देखा था, सदिश के त्रिभुज नियम से, ठीक है। ये आपको आया होगा समझ में कि जब दो वेक्टरों की दिशा होती है तो तीसरा उसके परिमाण के बराबर होता है। नहीं समझ में आया तो आप, मैंने वो सदिशों का त्रिभुज नियम भी करा रखा है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 11 में। ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये कभी भी पूछा नहीं था। तो ये क्या है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाता, पर बाई चांस पूछ ले तो, वैसे आज तक कभी आरबीएससी में तो पूछा गया नहीं और बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता, पर बाई चांस पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगर ना भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ बोलेंगे कि आप पहले ही बता देते ये बात, अगर मैं आपको पहले ही ये बता देता कि ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो शायद आप इतने इंटरेस्ट से इस टॉपिक को नहीं देखते, स्किप कर देते कि जब ये आएगा ही नहीं तो इसको पढ़ने से मतलब क्या है, तो आपको नॉलेज भी नहीं होती। अब आप कम से कम एक बार इसको देखेंगे अच्छे से तो आपको पता तो चलेगा कि सदिश को लिखते कैसे हैं, वेक्टर वर्क कैसे करते हैं। इसलिए मैंने आज इसको आपको बाद में बताया ये बात कि ये कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाता। सिंपली आपको बस आना चाहिए कि कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था, एक तो कूलाम बल का सदिश रूप, और एक जो इससे पहले हमने पराबद्यता के बारे में बात की, अपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बात की, वो समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। कल हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके वो हम कल बताएंगे कि वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।